धरती पर हम सब के पास एक छोटा सा दायरा होता है जिसे हम घर कहते हैं। अब ये रिश्तों से बना हो या फिर ईंट पत्थर से, ये तो हम सबको सोचना है। लेकिन जब आप घर कभी शिफ्ट करते हैं, सामान उठाकर ले जाते हैं, हम आपसे कहें कि आपके पास विकल्प है कि आप घर को ही उठाकर ले जाइए, तो आप क्या कहेंगे? जब आप अपना घर बनाते हैं, उसके लिए अच्छी सी जमीन ढूंढते हैं, अगर हम कहें आप पानी में या हवा में घर बना सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये दुनिया ही इतनी अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है कि जब घर ढूंढने के लिए भी हम निकले तो एक से बढ़कर एक मिसाल हमारे सामने आए। आज हम आपको ऐसे ऐसे घर दिखाएंगे कि आप भी सोचने लगेंगे कि अपने घर को कैसे बदलें। इंसानों की दुनिया है, इसे इंसानों ने सजाया है। जहां तक कल्पनाओं की उड़ान जा सकती है, वहां तक अपने अरमानों का घर बनाया है। इस घर को फोल्ड करके जहां चाहे वहां ले जाइए। इस घर को पहियों पे जहां मर्जी वहां सरकाइए। समंदर की गहराइयों में पनडुब्बी जैसा घर देखिए। जंगल के अंदर आईने का घर देखिए। नदी के बीचों बीच किसी लहर जैसा टिका घर देखिए। उल्टा घर देखिए, टेढ़ा घर देखिए, अद्भुत दुनिया के अविश्वसनीय, अकल्पनीय घर देखिए। घर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, उसमें रहने वालों के लिए यादों का झरोखा होता है। यही वजह है कि जब किसी को एक घर में लंबा वक्त बिताने के बाद वो घर छोड़ना पड़ जाए तो तकलीफ होती है। इसी तकलीफ ने आवश्यकताओं के तौर पर विस्तार लिया और इंसानों ने ऐसे ऐसे घर बना दिए जिनमें से हर एक की कहानी अद्भुत है। मतलब होगा भी या नहीं होगा, ये अद्भुत सा जो है चल रहा था। जैसे हम सोचते थे इस तरह सोचना अभी भी हमारे दिमाग में यही था, पता नहीं क्या क्या इस तरह होगा। ये जो चंबा सा फील हो रहा है, मैं चकित हुई से देख के कि हमारा घर उठ रहा है। जो बनता है मकान तो उसको तोड़ के ही बनाया जाता है, तो इसको तो पूरा बना बनाया ही पर उठाया जा रहा है। ये कतई अजीब सी बातें हो रही हैं, ये पहली बार देख रहा हूँ ऐसा काम होते हुए। तो अद्भुत तो इसलिए मानते हैं कि पहली बार ऐसे देख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी किस तरह, देखो आदमी किस तरह से इन्होंने करके क्या किया क्या नहीं किया, तो उस वजह से। सोहना में आजकल एक घर को जमीन से ऊपर उठाया जा रहा है। जी हाँ, बाकायदा नट बोल्ट लगाकर हाइड्रोलिक जैक से इस घर को जमीन से 3 फीट ऊपर उठाया जा रहा है। तो अद्भुत तो इसलिए मानते हैं कि पहली बार ऐसे देख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी किस तरह, देखो आदमी किस तरह से इन्होंने करके क्या किया क्या नहीं किया, तो उस वजह से। इससे पहले हमारे स्टाफ ने ये काम करवाया, देखा, मैं शायद मुझे भी मालूम नहीं था कि शायद ऐसा हो सकता, लेकिन जब देखा उनका काम तो मैं कहा ठीक है। उदयचंद मेडवाल एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी। आज से 25 साल पहले जब उन्होंने सोहना में ये घर बनवाया था, तब सामने की सड़क घर के लेवल पर थी, पर जैसे ही उस सड़क को ऊंचा किया गया, इनके घर में पानी भरने लगा। 2 ही उपाय थे, या तो घर छोड़ दें या घर तोड़ दें, पर मेडवाल जी ने तीसरा उपाय आजमाया। सुनने के बाद तो ऐसा लगा कहीं क्रैक ना आ जाए, कुछ ना हो जाए, कभी छत डैमेज हो जाए, तो उसके बाद पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर क्या जिम्मेदारी लेगा, भाग जाए तोड़ ताड़ के, फिर क्या कर लेंगे। तो ऐसा फील हुआ, कुछ ऐसा लग रहा है कि बस बिल्कुल घर बार उठ नहीं जा रहा अब तो। ये हमारा घर बहुत नीचा पड़ गया था, तो हम पानी भर जाता था, बारिश होती थी, जब हमें ये होता भाई सबके घर ऊंचे ऊंचे, हमारा सबसे नीचा घर है, तो इसलिए हमने ये ठेकेदार की पता चली हमें, तो हमने इनको बोल दिया उठवाने के लिए। अब हमारा घर ऊंचा हो जाएगा, इसलिए हम उठवा रहे हैं इनसे। इस तकनीक को कहा जाता है हाउस लिफ्टिंग या हाउस रेजिंग। इसमें पक्की नींव वाले ईंट पत्थर के घर को
जमीन से ऊपर उठा दिया जाता है। ये ट्रक का, ट्रैक्टर का, कार का पहिया उठाते हैं, उसी तरह से जैक नीचे से लगा के पहले क्या करते हैं कि नीचे साइड में पहले गड्ढा करते हैं। गड्ढा करने के बाद उसमें पाइल्स डालते हैं और पाइल्स डालने के बाद उस पर जैक लगा देते हैं और जैक जो होता है हाउस के फाउंडेशन के नीचे से दूसरी तरफ निकल जाता है और जैक को एक साथ उठाते हैं। इससे क्या होता है, पूरा हाउस जो है वो उठ जाता है, पूरी बिल्डिंग जो है वो उठ सकती है। इसे कहते हैं अंडरपिनिंग डिवाइस। हम इस बिल्डिंग को जैसे 1 बाय 1 एक एक करके जैक बिल्डिंग में हम लगाते चले जाते हैं। पूरी बिल्डिंग को जैक के द्वारा जैकों के ऊपर ले लेते हैं हम लोग। पूरा वेट हमारे जैकों के ऊपर आ जाता है। बिल्डिंग का ज़मीन से कोई संबंध नहीं रह जाता है, हमारे जैक ज़मीन पे रहेंगे और उसके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग आएगी। बिल्डिंग जैसे ही हमारी बिल्डिंग जैकों के ऊपर आ जाती है, उसके बाद हम एक यू टाइप का चैनल होता है हमारा आयरन, उसमें फिट करते हैं सारी बिल्डिंग में, चाहे वो दीवार छोटी है बड़ी है। जैक को फिट करने के बाद यू टाइप का चैनल डाल दिया, वेल्डिंग कर दिया, उसके बाद हमारी प्रक्रिया उठाने की जाती है और हम थोड़ा थोड़ा करके ये आधा सूत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा आधी चूड़ी जैक की निकालते हैं और ऐसे धीरे धीरे स्लो उसको ऊपर उठा देते हैं। आमतौर पर घर की कमजोर होती नींव को मजबूत करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कई दफा एक अतिरिक्त फ्लोर के निर्माण के लिए हाउस रेजिंग की जाती है। इसके अलावा बाढ़ या तूफान के खतरे वाली जगह ऐसा किया जाता है। अमेरिका में कैटरीना और सैंडी तूफान के बाद कई शहरों में घरों को जमीन से कई फीट ऊपर कर दिया गया। यूरोप में और अमेरिका में ये काम काफ़ी समय से हो रहा है और एक हमारे एसोसिएट हैं, अमेरिकन कंसल्टेंट हैं, वो मूवर ही हैं बेसिकली, और उन्होंने सक्सेसफुली पिछले कई सालों से बहुत सारे बिल्डिंग्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किए हैं और बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने सारे बिल्डिंग्स मूव किए हैं। जरा सोचिए, छोटे से छोटे घर का वजन 100 टन से ऊपर होता है, उसे लगभग जमीन से उखाड़कर ऊपर उठा देना ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन ये तकनीक आज से नहीं कई सालों से मौजूद है। हाँ, लोकप्रिय ये अब हो रही है। जो भी मेडिटेरेनियन बेल्ट है, चाहे जावा, सुमात्रा, फिलीपाइंस या जापान बहुत एडवांस है इसमें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है और उनको क्वाइट नंबर ऑफ टाइम बहुत क्विकली उनको शिफ्ट करना होता है या फ्लोट करते हैं, तो वाइब्रेशन का असर उस पर नहीं पड़ता है। तो इसलिए अभी हमारे यहाँ कोई कल्चर ऐसा है नहीं। तो इंडिया में तो मुश्किल होगी कि अगर आप कोई घर शिफ्ट करना चाहें, स्पेशली मल्टी स्टोरी। इस तकनीक का सबसे बड़ा उपयोग है जायदाद के बंटवारे में। बस इसके लिए जरूरी ये है कि मकान के अगल बगल या फिर आगे या पीछे उतनी जगह हो जिसमें एक व्यक्ति के मकान को शिफ्ट किया जा सके। यदि एक भाई अपनी बिल्डिंग को आधी को उठवाना चाहता है, दूसरा नहीं उठवाना चाहता है, तो हमारे पास औजार हैं, हम उसको उसकी छत को हम बीच में से 2 पार्ट में कर देते हैं काट करके, और जहाँ पर उसकी बिल्डिंग उठानी है उसके ऊपर वहाँ पर उसके उस बीच में जो है वो पार्ट दीवार का उसको ज्वाइंट। यदि भाई के पास साइड में जगह अपनी खाली होगी तभी बिल्डिंग शिफ्ट हो पाएगी ना। यदि उसके पास जगह खाली नहीं है तो शिफ्ट नहीं होगी। यदि उसके पास अपनी जगह खाली है तो उसमें दूसरे भाई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और करवाने वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी शिफ्ट हम कर देते हैं। बंटवारे के लिए सबसे पहले मकान को बीच से काटने की तैयारी की जाती है। इसके लिए घर के बीचों बीच एक दीवार का निर्माण किया जाता है। इस दीवार पर उस व्यक्ति के मकान का भार शिफ्ट किया जाता है जिसका मकान शिफ्ट नहीं करना है। फिर दीवार के ठीक बगल से मकान को काट कर अलग करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जैसे ही दोनों मकान अलग होते हैं, दोनों का संबंध आपस में कट जाता है। फिर मकान के जिस हिस्से को अलग करना होता है उसकी नींव में जैक लगाया जाता है। नींव के चारों ओर बेस बनाकर उस मकान को दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जाता है।
हम आपको आगे दिखाएंगे कि विदेशों में जब इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो वहां तो पूरे के पूरे घर को उठाकर शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन भारत में जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं और जिस तरह से कई इलाकों में मंदिरों को या मस्जिदों को मुख्य सड़क से, रेलवे की पटरी से हटाना पड़ता है, तब किस तरीके से यह तकनीक काम आती है। लिफ्टिंग के अलावा एक और अद्भुत तकनीक है हाउस शिफ्टिंग, यानी किसी मकान या निर्माण को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की सुविधा। जी हां, बने बनाए ईंट पत्थर के ढांचे जिन्हें जमीन से उखाड़कर दूसरी जगह फिक्स किया जाता है। जिस गति से हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है, बहुत जगह पर ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जहां पर एक छोटी सी बिल्डिंग हमारे उस विकास के मार्ग में बाधा बन रही है। अगर हम उस बिल्डिंग को, अगर लोगों के सेंटीमेंट, अगर तो हम उसको डिसमेंटल कर सकते हैं तो अलग बात है, बट अगर लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं और हम उस बिल्डिंग को मतलब डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय है कि हम उनको सेफ लोकेशन पे डिस्प्लेस करते हैं। अहमदाबाद के इस मंदिर को देखिए, न जाने कब से भगवान राम का ये मंदिर यहाँ ऐसे ही था, लेकिन विकास के किसी रास्ते में जब ये मंदिर आने लगा तो इस जगह को खाली करने की जरूरत पड़ी। हाउस शिफ्टिंग की तकनीक यहाँ बहुत कारगर सिद्ध हुई और सबसे पहले मंदिर को जैक के सहारे उठाया गया और फिर समूचे ढांचे को पहियों वाले ट्रोलर पर लादकर 400 फीट दूर शिफ्ट कर दिया गया, मंदिर को बिना एक खरोच पहुंचाए। वो मंदिर ऐसा था, 700 साल 1300 ईस्वी पुराने के मंदिर थे। वो बरसात के कारण या किसी पानी के बहाव के कारण वो झुक गए थे। तो पुरातत्व विभाग ने हमसे संपर्क किया, तो हमसे संपर्क किया, हमें दिखाया क्या ये मंदिर सीधे हो सकते हैं कि ये पुरातत्व की प्रॉपर्टी है, इसको हम गिरा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, दोबारा बना नहीं सकते। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने कहा कि भी ये चीज़ आपको जैसी है वैसी की वैसी विरासत के तौर पर रहेगी और हम इसको पूरी कायम रखेंगे। जहां में जहां तक जगह पाइए महलवा बनाते चले जाइए। शाहजहां के वक्त पर अगर कोई ऐसी तकनीक होती तो शायद आज हमारे जो धरोहर हैं वो किसी और ही रूप में नजर आते और अलग अलग जगहों पर अलग अंदाज में दिखते। आपको कुछ बहुत दिलचस्प, बहुत अद्भुत तस्वीरें 7 समंदर पार की दिखाते हैं। भारत में ये एक बड़ी कामयाबी थी क्योंकि घनी आबादी है, घना निर्माण है और पक्की दुरुस्त सड़कों का अभाव है। पर विदेशों की ये अविश्वसनीय तस्वीर देखिए, यहाँ घरों को ही नहीं बहुमंजिला इमारतों को भी स्थानांतरित किया जा सकता है। कभी धरोहर को डेमोलिशन से बचाने के लिए, कभी विकास के किसी काम में बाधा दूर करने के लिए, तो कभी केवल इसलिए कि मालिक को घर की मौजूदा लोकेशन पसंद नहीं, या फिर वो जमीन तो बेचना चाहता है पर मकान को नहीं बेचना चाहता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में जिस सबसे भारी इमारत को एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट किया गया उसका वजन था 18,000 टन। 2013 में अजरबैजान के एक अरबपति के घर को रिलोकेट किया गया था। तो क्या घर को इस तरह से शिफ्ट कराने के लिए आपको बहुत रईस होना जरूरी है? कितनी लागत होती है अगर आप अपने घर को आगे, पीछे, दाएं, बाएं या पूरी तरीके से दूसरे लोकेशन पर ले जाना चाहें? अगर आपके मन में भी लिफ्टिंग और शिफ्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो बता दें कि इनमें खर्च कितना होता है। शिफ्टिंग अगर ज्यादा दूर करनी हो तो समय और खर्च ज्यादा होता है। कभी कभी यह खर्च मकान की लागत से भी ज्यादा हो जाता है। शिफ्टिंग के मुकाबले लिफ्टिंग में इतना खर्च नहीं आता। ये कराना भी आसान रहता है। अगर मकान 2 या 3 मंजिला है तो उसे लिफ्ट कराने में लगभग 1 महीने तक का वक्त लगता है और खर्च मकान की कीमत का 10% तक होता है। यानी अगर किसी मकान की कीमत 20 लाख है तो लिफ्ट कराने का खर्च लगभग 2 लाख रुपए आएगा। सर, ये बिल्डिंग की कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। छोटी बिल्डिंग हो तो छोटा पैसा लगेगा, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी तो उसको ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर सिंगल मंजिल है तो उसमें कम पैसा की इन्वेस्ट होगी, बहुत कम पैसा लगेगा। डबल या दूसरी तीसरी मंजिल होगी तो उसमें उसके हिसाब से पैसा लगता है। को नहीं पता, वो तोड़वा के दोबारा बनाना उसकी मजबूरी है।
और यदि हमारी तकनीक उसके तक पहुंच जाती है, किसी आदमी तक पहुंच जाती है और वो हमारी तकनीक का फ़ायदा उठाए, वो कम से कम 25% पैसे में, 25 या 30% पैसे में हम पूरा का पूरा मकान IGT पूरा का पूरा दोबारा से नए जैसा हो जाता है। लोगों को सिर्फ ये शौक नहीं है कि घर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं, बल्कि शौक ये भी है कि घर को तोड़ मोड़ कर रख लें, जहां दिलाया वहां खोलकर अपना आशियाना बना लें। हमारे यहाँ सिखाया जाता है सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है घर। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो, घर जिंदगी भर के लिए। लेकिन अगर आपको अपने ही घर से बोरियत होने लगे तो? अगर हम आपसे कहें कि आपके पास ऐसी गुंजाइश हो सकती है कि ये घर लीजिए और अपने हिसाब से आप चाहें तो महल बना लीजिए। विदेशों में ऐसा हो रहा है। घर की अलमारियों को शर्ट की तरह तह बनाकर रख दीजिए, दीवारों को पतलून की तरह मोड़कर रख लीजिए, खिड़कियों को बटन की तरह टांक लीजिए, फिर जहां चाहें अपने घर को कपड़ों की तरह फैला लीजिए। लीजिए, आपका घर तैयार है। वक्त जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किए जाने वाला अद्भुत फोल्डिंग घर, यानी एक ऐसी तकनीक जिसमें घर को तोड़ मरोड़ कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। कुछ घर ऐसे भी बनाए जाते हैं जो पोर्टेबल होते हैं, वो लाइट वेट होते हैं, स्टील के ही फ्रेम के बिल्डिंग्स होते हैं और उनको आसानी से हम उठा भी सकते हैं और उठाने से ले जा भी सकते हैं। तेजी से बदलती दुनिया में पहले तो घर की जमीन कब सरकारी कामों के इस्तेमाल के लिए ले ली जाए किसी को पता नहीं होता। ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल घर के अस्तित्व को बचाए रखने की होती है। इंसानी जरूरतों ने उसका हल भी निकाल लिया और बनाना शुरू कर दिया ऐसा घर जिसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग करके गाड़ी में रखा जा सकता है और जहां जमीन हो वहां फिर से उन्हें खड़ा किया जा सकता है। इन घरों को बनाने के लिए ईंट या सीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बस जैसा घर चाहिए वैसा ऑर्डर देना पड़ता है। सबसे पहले एक स्टील का फ्रेम बनाया जाता है जिसमें लकड़ी का फर्श और दीवारें बनाई जाती हैं। फिर आखिर में छत लगा दी जाती है और घर ट्रक या ऑटो में लदकर वहां आ जाता है जहां आप चाहते हैं। इस घर का हर हिस्सा अलग होता है, दीवारें, छत, फर्श सब अलग अलग। तो आप इस तरह के उसका फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएं कि फोल्डिंग फ्रेम हो। जैसे कि मान लीजिए जैसे ये कॉलम है तो ये कॉलम फोल्ड हो जाए। अब जैसे एक रूम का एक कॉलम है, कॉलम नीचे से चला आ रहा है, अब उसी पे हम रखते चले जाते हैं। तो जैसे ट्यूबवेल होता है तो ट्यूबवेल में पाइप होते हैं, तो एक पाइप अगर आपने निकाला उसको आपने फिर अलग कर दिया, फिर दूसरा पाइप निकाल दिया। इसी तरह से फोल्डिंग फ्रेम होते हैं। बिल्डिंग में बीम्स एंड कॉलम्स दोनों फोल्ड किए जा सकते हैं, ऐसा डिवाइस आप बना सकते हैं। इंडिया में अभी इसका भी प्रचलन बढ़ा है। लोग ये घरों के लिए तो नहीं, लेकिन जैसे साइट के कंस्ट्रक्शन पे जो हाउसेज बनते हैं जिनकी सपोज 5 साल के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो 5 साल के लिए वहाँ पर हम लोगों ने घर बनाए। अब उस 5 साल के बाद उनको वहाँ पर छोड़ देना शायद इकोनॉमिकल नहीं होगा, तो घर ऐसे बनाए जाते हैं जो 5 साल वहाँ पर इस्तेमाल किए और उसके बाद उनको शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह। फोल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल उन घरों में भी अब किया जाने लगा है जहां जगह कम हो और घर में रहने वालों को सुविधाएं ज्यादा चाहिए। फोल्डिंग तकनीक महानगरों के छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में काफी कारगर सिद्ध होते हैं। भारत में हालांकि अभी इस तरह के अपार्टमेंट्स बनना शुरू नहीं हुए हैं। इन दिनों विदेशों में ऐसे घरों का चलन तेजी से बढ़ रहा है जो मूविंग होते हैं, यानी चलते फिरते घर। जहां ट्रक या टेम्पो खड़ा होगा आपका घर वहीं होगा। इन घरों के सारे जरूरी हिस्से गाड़ी के साथ अटैच होते हैं और जब जरूरत होती है तब बटन दबाकर
घर को तैयार कर लीजिए। भारत में फोल्डिंग तकनीक के घर बनाने की योजना अभी पहले चरण में है। कई सरकारी योजनाओं के तहत जरूरतमंदों को ऐसे ही सस्ते आवास मुहैया कराने की तैयारी चल रही है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि फोल्डिंग घर दुनिया के लिए एकदम नए हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। सबसे पहला ऐसा घर बना 1955 में, जिसको नॉकडाउन बिल्डिंग कहा गया, यानी कि ऐसी बिल्डिंग जिसके सारे कलपुर्जे खोलकर उसको छोटा सा भी बनाया जा सके। दुनिया के कई देशों में तो ये उनका वर्तमान है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं हिंदुस्तान में भी जल्द ही भविष्य का घर ऐसा ही दिखेगा। वैसे भविष्य के घर की बात छिड़ी है तो एक से बढ़कर एक अद्भुत घर है। हम आपको दुनिया के कुछ ऐसी ही बेमिसाल आशियानों में लेकर चलेंगे। क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा घर कितना बड़ा है? क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे महंगा घर कितना कीमती है? क्या आप जानते हैं इस दुनिया में ऐसे भी घर हैं जो शीशे के बने हैं? दीवारें शीशे की, मीनारें शीशे की, बेडरूम शीशे का, बाथरूम भी शीशे का, सीढ़ियां शीशे की, सब कुछ शीशे का। ये किसी की सनक या शीशे का कोई शोरूम नहीं, इंसानी शौक के सपनों का अद्भुत शीश महल है। लोग घर बनाते हैं सिर छिपाने के लिए, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आप छिप सकें। सब कुछ दिखता है, वो भी शीशे की तरह साफ। जापान की राजधानी टोक्यो में 914 स्क्वायर फीट का ये अनोखा घर आर्किटेक्ट सू फुजीमोटो ने डिजाइन किया है। इस घर को बनाने के पीछे उनकी मंशा थी एक ऐसा घर बनाना जो पूर्वजों के रहन सहन की परिकल्पना को दिखा सके, ताकि लोग ये जान सकें कि जब घर का कॉन्सेप्ट नहीं था और इंसानों के पूर्वज पेड़ों पर रहा करते थे, तब उनका जीवन कैसे बीतता था। हालांकि प्राइवेसी के लिहाज से रात को इस घर के कुछ हिस्सों को पर्दे से ढक दिया जाता है, लेकिन दिन में सब दिखता है और उस वक्त खुद को किसी दीवार के पीछे छिपा लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस तस्वीर में आपको क्या दिखा? घना जंगल ही ना? हमें भी पहली नजर में यही लगा, लेकिन जरा रुकिए, दोबारा देखिए। यहाँ एक पेड़ है, पेड़ पर लटकता आईनों से बना अद्भुत घर। चार मीटर ऊंचा, 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ाई वाला ये घर जमीन से करीब 10 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जो सिर्फ पेड़ के तने पर टिका है। 5 टन वजन के इस घर को स्टील की केबल से रोका गया है और दिलचस्प बात यह है कि पेड़ को गिरने से बचाने के लिए भी केबल की ही मदद ली गई है। स्वीडन के घने जंगलों के बीच बना ये घर दुनिया के अद्भुत घरों में शुमार किया जाता है और इस घर को बनवाया है केंट और ब्रिटा ने। फनी आइडिया। ये एक फनी आइडिया था कि पेड़ पर घर बनाया जाए। आसपास काफी पेड़ थे, फिर एक दिन हमने ऐसे घर को बनाने का फैसला किया। ये एक शानदार इमारत है। मेरे ख्याल से ये काफी बड़ी है, जो किसी जंगल में बनाई गई है। इस आईने वाले घर में जाने के लिए पेड़ पर एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है, जिस पर चलकर आप घर के अंदर जा सकते हैं। घर के अंदर 2 से 4 लोगों के ठहरने की आरामदेह जगह है।
इस घर में बेडरूम है, लिविंग एरिया है, एक मॉडर्न बाथरूम है, एक छोटा सा किचन है। खिड़कियों से बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। इसमें सोने का एहसास ऐसे था जैसे मैं आसमान में सो रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे लगा कि मैं कोई देवदूत हूँ। ये अद्भुत है, जादू है। सबको एक बार ऐसे घर का आनंद लेना चाहिए। घर के डिजाइनर्स का कहना है कि इस घर की दीवारों में एक खास तरह की फिल्म लगाई गई है, जिसका आभास चिड़ियों को अपने आप हो जाता है और वो इससे टकराती नहीं। तो अगर आप स्वीडन जाते हो और आपकी जेब में खर्च करने के लिए 350 यूरो हैं, तो ये घर आपका हुआ, लेकिन बस एक रात के लिए। जंगलों के बीच बहने वाली डरिना नदी के बीचों बीच एक पत्थर पर टिका ये घर अपने आप में कारीगरी के साथ साथ रचनात्मक सोच का अद्भुत नमूना है। सर्बिया के रहने वाले नाविक मिलिजा मैंडिक और उनके दोस्तों ने मिलकर इसे 1968 में बनाया था। तब से लेकर अब तक ये घर 9 बार बाढ़ की चपेट में आ चुका है, लेकिन हर बार इसे फिर स्थापित किया जाता है। पानी के बीच लहरों से जूझता ये घर अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ पर दिन गुजारना भी अद्भुत एहसास देने वाला है। घर के मालिक मैंडिक जब भी इस घर में आते हैं, प्राकृतिक खूबसूरती में डूब जाते हैं। खास तौर से सन बेदिंग के लिए वो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आते हैं। अनुभव के आधार पर मिलिजा मैंडिक ने अब तक घर को इस तरह से डिजाइन किया है कि डरिना नदी में बाढ़ के वक्त इसकी दीवारें ऊपर की ओर उठ जाती हैं, जिससे बाढ़ का पानी आसानी से निकल जाता है और घर को नुकसान नहीं पहुंचता। अब जरा गर्व से अपना कॉलर ऊंचा कर लीजिए, क्योंकि दुनिया के सबसे महंगे घर के मालिक भारतीय हैं। भारत के सबसे रईस कारोबारी मुकेश अंबानी के इस अद्भुत घर का नाम है एंटीला, जो अटलांटिक महासागर के एक पौराणिक द्वीप के नाम पर रखा गया है। रिहाइश वाले मकानों में कीमत के हिसाब से ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस के बाद एंटीला दूसरे नंबर पर आता है। बकिंघम पैलेस ब्रिटेन की रानी का सरकारी महल है, जिसे घर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। लिहाजा मुकेश अंबानी का घर दुनिया का सबसे महंगा घर हुआ। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस घर की मार्केट वैल्यू करीब 6000 करोड़ रुपए है। करीब 600 लोगों का स्टाफ इस घर की रखरखाव में लगा रहता है। एंटीला की ऊंचाई करीब 170 मीटर यानी 560 फीट है। इसमें कुल 27 फ्लोर हैं, जबकि अमूमन इतनी ही ऊंचाई पर दूसरी इमारतों में करीब 60 फ्लोर होते हैं। एंटीला लगभग 48,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है, जो 1 एकड़ से भी ज्यादा की जगह है। घर का डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि यह अधिकतम 8 रिक्टर स्केल के भूकंप के झटके झेल सकता है। इसमें 6 फ्लोर सिर्फ कार पार्किंग के लिए रिजर्व हैं। बिल्डिंग में इतनी जगह है कि करीब 168 कारें आसानी से खड़ी की जा सकती हैं। 7वें फ्लोर पर अंबानी परिवार की कारों के लिए एक कार सर्विस स्टेशन भी है। दुनिया के सबसे महंगे घर की छत पर 3 हेलीपैड हैं, 9 लिफ्ट, स्पा सेंटर, मंदिर, प्राइवेट सिनेमा, योग स्टूडियो, आइसक्रीम रूम, 2 से भी ज्यादा स्विमिंग पूल भी। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल बर्फ से बना हुआ एक रूम है। उसके अलावा एक सुंदर हैंगिंग गार्डन भी इसमें बनाया गया है। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया का ये महल दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के बीच सबसे बड़ा रिहायशी घर है और इसी खूबी के चलते इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये महल दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी से आधी जगह में फैला हुआ है और ब्रिटेन की महारानी के निवास बकिंघम पैलेस से कई गुना बड़ा है। नूरुल ईमान पैलेस में कुल
788 कमरे हैं। कमरे की छतों पर सोने की प्लेटें लगी हुई हैं। कुल 2 लाख स्क्वायर फीट में बना ये महल परिसर के बीच में बने आलीशान मस्जिद के लिए भी मशहूर है। मस्जिद में एक बार में 1500 लोगों की व्यवस्था है। महल में बने बारात घर में एक साथ 5000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। महल में एक हेलीपैड, 5 स्विमिंग पूल और 250 से अधिक बाथरूम है। आइए अब आपको एक ऐसे घर में लिए चलते हैं जहां पर अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर एंट्री के लिए आपकी जो चौड़ाई है वो अगर 1 इंच भी इधर से उधर हुई तो उस दरवाजे के भीतर ही आप दाखिल नहीं हो सकते। यह है दुनिया का सबसे पतला घर। ये है दुनिया का सबसे पतला घर। और ये बड़ी वाली इमारत नहीं, ये बिल्डिंगों के बीच में जो आप पतली सी जगह देख रहे हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये कोई गली या गैलरी नहीं, सचमुच का एक घर है। और ये घर उतना ही चौड़ा है जितना चौड़ा ये दरवाजा, और दरवाजे की चौड़ाई है सिर्फ 47 इंच। तो अगर आप जरा से भी सेहतमंद हैं तो सॉरी, आप इस घर के अंदर नहीं जा सकते। दुनिया का सबसे पतला ये घर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में है, जिसे डिजाइन किया है आर्किटेक्ट जेकब ने। जेकब ने 3 साल पहले 2 बिल्डिंग्स के बीच ये पतली सी जगह देखी। जगह इतनी पतली थी कि यहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं निकल सकती थी। इसी बात से जेकब को ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर एक घर बना दिया जाए, और तैयार हो गया ये अद्भुत घर। वैसे आपको बता दें कि इतनी कम जगह होने के बावजूद इस घर में एक बेडरूम है, स्टडी है, किचन है, बाथरूम है। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले पीआर मैनेजर का कहना है कि जिंदगी इसमें थोड़ी मुश्किल जरूर है। बाकी सब ठीक है, लेकिन किचन ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं कहूँगा कि बहुत छोटा है। मेरा सर इसके ऊपर के सेल्फ में लगता है। अब इस घर के मालिक हैं एडगर, जो एक लेखक हैं। इसलिए वो मानते हैं ये घर उनके ख्यालों को इधर उधर भटकने नहीं देता, और ये घर है उनके लिए एक आदर्श घर। एक राइटर के लिए ये बहुत अच्छा घर है, क्योंकि आप यहाँ पर बैठ के लिख सकते हैं और आपका मन इधर उधर नहीं भटकता। ये तो वो घर है जो वर्तमान में है, जहाँ इंसान रहा करते हैं। लेकिन ऐसे कौन से घर होंगे जो भविष्य के घर हो सकते हैं, इसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। पानी पर तैरने वाली हाउस बोट्स के बारे में हम सब ने सुना है। कश्मीर में शानदार डल लेक को और खूबसूरत बनाते हुए हाउस बोट्स वहाँ पर पर्यटन का केंद्र भी है। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे घर जिनमें आप हम रहते हैं, वो अगर पानी में ऐसे तैरें जैसे नाव तैरती हो तो क्या बात हो। पुणे के आर्किटेक्ट शेखर आजकल ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसका उन्होंने खाका भी तैयार कर लिया है। मैंने जो डिज़ाइन किया है उसमें मैंने एक सेंट्रल बड़ा स्ट्रक्चर जो फ्लोट होगा उसको कंसिडर करके उसमें उसके अंदर मैंने सर्विसेज, रेस्टोरेंट, जो भी कॉमन फैसिलिटीज़ होते हैं एक रिजॉर्ट के, वो सब कॉमन फैसिलिटीज़ एक सेंट्रल एरिया में मैंने दिए हैं, जिसको मैंने फ्लोट किया हुआ है। उसके आजू बाजू मैंने फ्लोटिंग मॉडल्स या फिर फ्लोटिंग लैंडस्केपिंग इज व्हाट आई एम कॉलिंग इट, फ्लोटिंग लैंडस्केपिंग दिया हुआ है, जिसके ऊपर लैंडस्केप जो है, जो अपना ऑर्डिनरी होता है, झाड़ वगैरह, वो सब पानी के ऊपर फ्लोट किया गया है। और वो लैंडस्केपिंग एक बैरियर बन जाता है तुम्हारे ओरिजिनल जो रिजॉर्ट है उसका। हवा में सफर हो गया अब पुराना। अब वो वक्त दूर नहीं जब आप अपने पूरे घर को ही हवा में उड़ाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वोक 7 फ्लाइंग होम्स का कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। स्विट्जरलैंड के आर्किटेक्ट टिमोन सैगर ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें आप अपने घर को हवा में उड़ाकर ले जा सकेंगे। 2 हॉट एयर बलून के बीच लटकते ऐसे घरों को हल्के मटेरियल से बनाया जा सकेगा। तो हवा में घर बनाना इज नॉट प्रैक्टिकल। ये
एफिशिएंट नहीं होगा हवा में घर बनाना। आप स्पेस में घर बनाओ तो वो एक स्टेबल ऑर्बिट में रहेगा, पर हवा में घर बनाने के लिए उसको एनर्जी लगेगी कुछ उसको फ्लोट होने के लिए। तो हवा में मैं नहीं बोलूँगा कि घर बनाना प्रैक्टिकल है, पर पानी के ऊपर ठीक है, स्पेस में ठीक है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स अभी डिजाइन के स्तर पर जितने उम्दा लगते हैं, अगर जमीनी हकीकत पर भी ये उतने ही खरे उतरे तो वाकई आनंद आ जाए। जिस लिहाज से घरों के साथ प्रयोग चल रहे हैं, एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन के साथ साथ पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए घर देखने को मिल जाए। घर की ख्वाहिश में आधे से अधिक लोग आजकल सिर्फ इस इंतजार में लगे रहते हैं कि कब उन्हें उनके घर का पोजेशन मिल जाएगा। ऐसे में आपको जरूर दिलचस्पी होगी ये जानने में कि इस दुनिया में सबसे तेजी से कौन सा घर तैयार हुआ। ये दुनिया के नाम किसी और देश के रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के नाम है ये रिकॉर्ड। क्या 10 मंजिली इमारत को सिर्फ 2 दिनों में बनाया जा सकता है? क्या 200 टन वजनी बिल्डिंग सिर्फ 48 घंटों में खड़ी हो सकती है? अगर आपको लगता है यह असंभव है क्योंकि छोटे छोटे घर बनाने में महीनों का वक्त लग जाता है, तो जरा रुकिए, आप जल्दबाजी कर रहे हैं। आप इस वक्त आसमान को छूती जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं वो सिर्फ 2 दिनों में तैयार हुई है। यानी सिर्फ 48 घंटों में, और इसे किसी विदेशी ने नहीं बल्कि हिंदुस्तानी इंजीनियर्स ने बनाया है। अगर आप भी देखना चाहते हैं इस अद्भुत बिल्डिंग को तो आपको मोहाली जाना पड़ेगा। साल 2012 में जब ये घोषणा की गई कि सिर्फ 48 घंटों में 10 मंजिली इमारत को खड़ा किया जाएगा तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लिहाजा जब इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ तो सबकी नजरें इस बिल्डिंग पर लग गई। 200 लोगों की टीम ने मोर्चा संभाला और दिन रात काम शुरू हो गया ताकि 48 घंटों की डेडलाइन को पूरा किया जा सके। हम लोग ने आपको ये अनाउंस किया था अभी 48 आवर्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। तकरीबन 4:30 बजे हमने शाम को सरदार सुखबीर सिंह बादल ने इसको इनॉग्रेट किया था, तो 48 आवर्स में हम आपको 10 मंजिल की बिल्डिंग कंप्लीट दे देंगे। तकरीबन 200 टन लोहा लगा है और तकरीबन 200 ही बंदे हम इसको राउंड द क्लॉक बना रहे हैं। सो तकरीबन एक शिफ्ट में 80 से 90 बंदे हर टाइम अवेलेबल होंगे आपको इस साइट के ऊपर। इस इमारत का एरिया 25,000 वर्ग मीटर था और इसमें लगने वाले सामान का वजन 200 टन। वक्त सिर्फ 48 घंटे, इसीलिए क्रेन्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट से लेकर सारे जरूरी उपकरण अच्छी तरह जांच परख कर पहले ही जुटा लिए गए थे। दिखने में ऐसा लग रहा है हम टाइम से आगे चल रहे हैं, बट जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है काम करने में उतनी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। आप थोड़ा सा नीचे से टर्न करें तो ऊपर डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो हम बिल्कुल ठीक टाइम से चल रहे हैं, 48 घंटे में ही आपको हम शोकेस करेंगे। बिल्डिंग रिकॉर्ड 48 घंटों में बनकर तैयार हो गई, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर कैसे ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कारनामा हो पाया। दरअसल इस इमारत के सभी हिस्सों को पहले से ही फैक्ट्री में बना लिया गया था, यानी बिजली के तार, पानी के पाइप, एसी डक्ट, यहाँ तक कि फर्श भी पहले से ही बनाकर रख लिया गया था। आखिर में उन सबको 48 घंटों में जमीन पर लाकर असेंबल कर लिया गया। इमारत को डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि 600 साल तक इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इनकी दीवारों में कोई सीलन नहीं आएगी और 4 साल बीतने के बाद भी ये बिल्डिंग जस की तस शान से खड़ी है। इसमें कमर्शियल ऑफिसेज चलते हैं। सबसे तेज रफ्तार से बनी इस इमारत के बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सबसे धीमी रफ्तार से कौन सी इमारत बनी, तो शायद आपको केवल अपनी निगाहें इधर उधर घुमानी होंगी, क्योंकि अगर भारत के नाम सबसे तेज रफ्तार से बने इस इमारत का रिकॉर्ड है तो सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली योजनाएं भी हैं। अपनी 4 दीवारी हो, सर पर एक छत,
2 वक्त की रोटी और ढेर सारा प्यार। इससे अद्भुत घर और क्या हो सकता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।